वेलकम टू किड्स इंग्लिश स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। इंट्रोडक्शन के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है पिछले लेसन में। माय नेम इज सैयद रियाज सर। आज हम देखेंगे इयत्ता 8वीं मराठी का दूसरा लेसन। उसमें दूसरा लेसन है मी चित्रकार कसा झालो। मैं पेंटर, मैं चित्रकार, पिक्चर बनाने वाला, मैं अच्छा आर्टिस्ट कैसा बना। तो ये लेसन में आज हम देखेंगे ल म कडू 1970 इनका जन्म हुआ था 1947। प्रसिद्ध मराठी लेखक व चित्रकार। त्यांनी बाल साहित्याचे सुमारे 30 पुस्तके प्रकाशित त्यांची बाल साहित्याची सुमारे 30 पुस्तके प्रकाशित आहेत। त्यांचे झाड हे लहान मुलांसाठी असलेले द्विभाषिक पुस्तक, खारीचा वाटा हा कथासंग्रह, जॉर्ज कर्वर हे चरित्र, रावीचा मोर हे बाल साहित्य इत्यादी पुस्तके प्रसिद्ध आहेत। त्यांना 2017 साली खारीचा वाटा या पुस्तकासाठी साहित्य अकादमीचा बाल साहित्य पुरस्कार व 2014 साली महाराष्ट्र शासनातर्फे उत्कृष्ट वाङ्मय निर्मितीचा साने गुरुजी पुरस्कार मिळालेला आहे। शेवगाव अहमदनगर येथे जानेवारी 2018 मध्ये झालेल्या बालकुमार साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष त्यांनी भूषवले। कोणत्या वर्षामध्ये? 2018 मध्ये। निसर्गाच्या सानिध्यात आपल्याला आपल्यातील उपजत कला शोधण्याचे अनेक कार्य सापडतात, हे लेखकाने स्वानुभवातून या पाठात सांगितलेले आहे। मतलब निसर्ग मतलब क्लाइमेट यानी नेचर। हम जब निसर्ग में रहते हैं तो वहाँ पर हमें अनेक कला गुण मतलब नेचर सानिध्यात लेखकाने स्वानुभवातून या पाठात सांगितलेले आहे। तो इस लेसन में इयत्ता क्लास 8 ये लेसन आज हम एक्सप्लेन करेंगे। मी तुमच्या एवढा असताना जे अनुभवलं ते तुम्हाला सांगणार आहे। मतलब मैं जब आपके इतना था, जब मैंने जो भी एक्सपीरियंस लिया वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। प्रथम आपण निसर्गाला कधीही विसरून चालणार नाही। मतलब निसर्ग पता है आपको किसे कहते हैं? ये जो आपका हवामान है, वेदर है, क्लाइमेट है, इसको हम कभी भी भूल नहीं सकते। त्याच्या विरोधात न जाता मर्जीत राहणं केव्हाही आपल्याला फायदेचं आहे। निसर्ग के जो भी विरोध में अपोजिट जाएगा उसका नुकसान होगा, और जो निसर्ग में जो क्लाइमेट में हम रहते हैं वो क्लाइमेट में राजी रहेगा तो उसका कभी भी फायदा होगा। निसर्गातून आपलं पालन पोषण होतं आणि निसर्गच आपल्याला नाना कला शिकवतो। निसर्ग में, क्लाइमेट में, वेदर में, हवामान में, नेचर में हमारे क्या होता है, छोटे से बड़े हम वहाँ पर होते हैं, वहाँ पर अनेक कला, अनेक आर्ट हम सीखते हैं। निसर्ग में शिकवतो। निसर्ग धुंदळत राहा, तुम्हाला सर्जनाचा वाटा आपसूक सापडतील। आता तुम्हाला माझीच गोष्ट सांगतो। माझं प्राथमिक शिक्षण एका लहानशा खेड्यात झालं। मतलब लेखक का जो प्राइमरी शिक्षण था, एजुकेशन था, वो कहाँ पर हुआ? एक खेड़े में, एक विलेज में हुआ था। अतिशय निसर्गरम्य आणि सुसंस्कृत होतं। माझं खेडं अतिशय निसर्गरम्य आणि सुसंस्कृत मतलब अच्छा पढ़ा लिखा उनका जो गांव था, वो वहाँ के लोग सब नागरिक, दो आई वडील, जो भी वहाँ पर जितने लोग रहते थे वो सुसंस्कृत थे, मतलब समझदार और पढ़े लिखे थे। और उनका जो गांव था निसर्गरम्य था, सब तरफ हरा भरा था, झाड़ हरे थे, नदी थी, नदी के बाजू में हरे भरे पेड़ थे, तो निसर्गरम्य था नेचर। वहाँ का जो गांव का जो नेचर था बहुत ही अच्छा था, और वहाँ के लोग सुसंस्कृत थे, है कि नहीं? होता घनदाट जंगल घनदाट मतलब दाट झाड़ों के पेड़ थे। दुथड़ी भरून वाहणारी नदी मतलब साल नदी का पानी वहां पर अड़ता नहीं था, कभी नदी का पानी कम नहीं होता था। नदी नीले
डोंगर, हिरवी रान, अवखा, आनंदी आनंद। मतलब उनके लेखक का जो गांव था, मतलब लेखक का शिक्षण, लेखक का प्राइमरी प्राइमरी तक शिक्षण कहाँ पर हुआ? एक छोटे से गांव में हुआ। छोटा सा गांव कैसा था? लेखक का सुसंस्कृत और समझदार था। वहाँ का नेचर निसर्ग रम्य बहुत ही अच्छा था, आनंद देने वाला था, खुशी देने वाला था। और वहाँ का घनदाट जंगल, दुथडी भरून वाहणारी नदी, निळे डोंगर, डोंगर मतलब पर्वत, हिरवी राने मतलब हरा जंगल, हरे खेत, अवघा आनंदी आनंद, वो सब देखकर हमको आनंद मतलब खुशी होती थी। अशा वातावरणात माणसातली सर्जनशीलता उफाळून आली, नाहीतर नवलच। मतलब ऐसे जो है वातावरण मतलब क्लाइमेट, हवामान, ऐसे वातावरण में, ऐसे क्लाइमेट में इंसान का जो सुप्त गुण रहता है वो ऊपर समझ में आता है। माझा एक मित्र होता, आम्हाला खूप वाटायचं कि अपन चित्रे काढावीत। मेरा एक दोस्त था और हम दोनों को लगता था कि हमने भी पिक्चर चित्र निकालना चाहिए। पण काय करणार, आमच्याकडे कसली साधने नव्हती। लेकिन हम क्या करेंगे, हमारे पास कुछ भी साधन नहीं था, साहित्य नहीं था पिक्चर निकालने को, चित्र निकालने को नव्हती। पेन्सिल, रंग, ब्रश हे तर सोडाच, साधा कागदही नव्हता। पेन्सिल नहीं थे, रंग नहीं था, ब्रश भी नहीं था, वो तो छोड़ो, लेकिन ड्राइंग के लिए सादा पेज भी नहीं था। सोडा साधा कागदही नव्हता। अभ्यासाची एकच वही, अभ्यास के लिए, पढ़ाई के लिए सिर्फ एक नोटबुक थी, सांभाळून वापरावी लागायची। वही, पाटीवर लिहिण्याची एक पेंसिल, पाटी मतलब आपका जो ब्लैक ऐसा छोटा सा एक पाटी, पहले जमाने में प्राइमरी जिला परिषद में पहले स्कूलों में पाटी आती थी, तो वो पाटी पर हम पेंसिल से लिखते थे। तो क्लास वर्क के लिए वो पाटी का हम वापर करते थे, उपयोग करते थे। पाटीवर लिहिण्याची एक पेन्सिल, तिचे तुकडे झाले तरी सांभाळून वापरावी लागायची। पेंसिल मतलब पहले एक 4 आने को, 2 आने को पहले एक पेंसिल आती थी, फिर उसके पेंसिल को हम एक हफ्ता डालते थे, एक हफ्ता वो पेंसिल हम यूज में लेते थे। फिर वो पेंसिल के टुकड़े भी हुए तो वो पेंसिल को संभाल कर रखते थे। शिवाय तिचे तुकडे झाले तरी सांभाळून वापरावी लागायची। सांभाळून मतलब अच्छे से संभाल कर रखना पड़ती थी। दूसरी मिळण्याची शक्यता नव्हती। शक्यता मतलब दूसरी कब मिलेंगी उसका कोई समय नहीं था। शिवाय सगळ्यात मोठी अडचण किंवा धाक असा होता की चित्र बित्र काढलेली ना मास्तरांना आवडायची, ना घरातल्यांना। मतलब जब हम पिक्चर निकालते थे वो ना टीचर को अच्छे लगती थी, ना ही घर वालों को। वात्रटपणा वाटायचा, मतलब अच्छा नहीं लगता था चित्र निकाल। वैशाख महिन्यातलं ऊन करपून टाकणारं असायचं। आम्ही गावातली सगळी मुलं नदीच्या डोहात जाऊन पोहायचो, पडायचो। मतलब जो वैशाख महीना था उसमें जो धूप थी वो बहुत गर्मी दायक थी, और उस गर्मी से छुटकारा पाने के लिए हम नदी का जो तालाब था वहां पर, नदी में जाकर हम वहां पर तैरते थे, पोहायचो। अंगात गारवा भरला कि पुन्हा काठावर येऊन बसायचो। थोड़ा ठंडा हो गया, गर्मी निकल गई, ठंडी में पानी जाने के बाद फिर से हम कहाँ पर आने के बैठने के, नदी के काठ पर मतलब नदी के ऊपर आके बैठने के साइड में। काठा लगत खूप खडक होते। पाण्याच्या प्रवाहामुळे गुळगुळीत सपाट झालेले लांब रुंद पसरलेले आम्हाला तिचाच आमचा कॅनव्हास सापडला। या भल्या थोरल्या खडकावर मनसोक्त चित्र काढता येणार होती, पण कशानं काढणार तोही मार्ग सापडला। आमच्या त्या भागात तांबूस रंगाचा मुरूम असतो, शिवाय पिवळट रंगाचे दगडही सापडतात। ते दगड आपटले की त्याची पिवळी पिवळी फक्की पडते। मतलब जो वापर थोरल्या खडकावर मनसोक्त चित्र काढता येणार होती। खड़क पर वो पिक्चर निकालते थे, चित्र निकालते थे, पण कशानं काढणार तोही मार्ग सापडला। कैसे निकलने का, फिर वो सोचने लगे, फिर उसका भी रास्ता मिल गया। अपन त्या भागात
तांबूस रंगाचा मुरुम असतो. तांबूस रंगाचा मतलब थोड़ा पीला रंग का जो मुरुम रहता है वो उनमें दिखा. आमच्या भागात तांबूस रंगाचा मुरुम असतो. शिवाय पिवळट रंगाचे दगडही सापडतात. पीले कलर के पत्थर भी वहां पर मिलते थे. निसर्ग लेखक के खेडे में, रायटर के गांव में ते दगड आपटली की त्यांची पिवळी पिवळी फक्की पड़ते. मतलब वो पीले कलर का जो पत्थर था उसको कभी जमीन पर हमने पटके तो उसमें से पीला पीला या मतलब उसका भूगा निकलता था. जमीन पर मिट्टी निकलती थी, पक्की पडते. अगदी पिठासारखी असते. हवं तसं पाणी घातलं की पिवळा रंग तयार. जैसा जितना पानी डाले उतना पीला रंग तयार होता था. कैसे? वो पत्थर के मिट्टी से. मुरुमाचा खडा ओला करून घेतला की खडकावर चित्र रेखाटणं सुरू झालं. कैसे पिक्चर निकालते थे वो खड़क पर? मुरुम के खड़े से. मुरुम का खड़ा काय में मिलाने का? जो पीले कलर का पत्थर था उसमें का जो भूगा था उसमें वो डुबाने का और मुरुम के वो पत्थर पर खड़क पर निकालने का मुरुम के पत्थर से. मुरुमाचा खडा ओला करून घेतला की खडकावर चित्र रेखाटणं सुरू झालं. काय काढू आणि काय नको असं व्हायचं. क्या निकालो और क्या नहीं ऐसा सब बच्चों को लगता था. गुडघ्यावर टेकून रेष काढण्यात दंग व्हायचो. रेषा काढीत हातभर पुढं सरकल्यावर मागे वळून पाहावं तर रेषा वाळून लाल जर्द झालेल्या असायच्या. आणखी सुरसुरी यायची. तापलेल्या खडकावर टेकून टेकून गुडघ्यावर लालट गेलेली लक्षातच आली नाही. मग उभ्या खडकावर चित्र काढणं सुरू झालं. काही दिवसांनी वाटायला लागलं की यात रंग भरावे, पण ते कुठून आणणार? त्या दिवसात काटेसावर फुलते. त्या दिवसात काटेसावर फुलते. लाल भडक होते. तिच्या फुलातले परागकण पाण्यात चुरगळले की जांभळा रंग तयार होतो. मतलब वो जो पिक्चर निकालते थे पत्थर पर, पिक्चर निकालने के बाद उन्होंने सोचा कि अब इसमें कुछ कलर भरेंगे. फिर वहां पर एक पेड़ था. उस पेड़ के जो पत्ते थे उसको समझ ऐसा बारीक उसको दबाए तो उसमें से पीला जामुन कलर का रंग मिलता था. और वो रंग को क्या करते थे, वो जो पत्थर पर कलर भरते थे वो रंग का उसमें पानी मिलाकर उसको रंग देते थे, कलर देते थे. काही पानांचा हिरवा शेंद्री नावाच्या वनस्पतीच्या बोटातल्या बिया भगवा रंग देतात. काही पानांचा हिरवा केला चुन्याचा पांढरा, कुंकुवाचा लाल आणि दगडाचा पिवळा होताच बांबूची कवळी काडी घेऊन पुढचं टोक ठेचलं की त्याचा ब्रश व्हायचा. बांबू की कवली काडी लेकर उसका आगे का जो मुंह था उसको अगर पत्थर से ठेसे तो उससे ब्रश बनता था. तहानभूक हरपून आम्ही दगडावरची चित्र रंगत बसायचो. हमें ना भूख लगती थी ना प्यास लगती थी. और ये पिक्चर हम बगैर भूख प्यास के इतना आनंद मिलता था, इतनी खुशी मिलती थी कि हमें भूख भी नहीं लगती थी और प्यास भी नहीं लगती थी. नजर जाईल तिथपर्यंत चित्र. थोड्या दिवसांनी पाऊस यायचा. नदी वाहायला लागायची. आमचं चित्र नदीच्या पोटात गडप व्हायचं. मतलब हम जब पिक्चर चित्र निकालते थे तो कुछ दिनों के बाद बारिश आने की और नदी को पानी आने का, वैसा ही वो नदी के साथ वो पिक्चर गड़प होने का, चला जाने का. नेक्स्ट, मी जे काही व्यक्तिगत सांगतो आहे ते एक उदाहरण आहे. मतलब मैं जो मेरा एक्सपिरियंस आपको बता रहा हूँ ये एग्जाम्पल है आपके लिए. निसर्ग किती परीनं आपल्याला देह असतो हे लक्षात येईल. मला इतकंच म्हणायचं आहे की साधनं नाहीत म्हणून अडून बसण्याचं कारण नाही. तुमच्या इच्छा तीव्र असतील तर साधनाशिवाय साधना करता येते. मतलब हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास पेंसिल नहीं है, पुस्तक नहीं है, नोटबुक नहीं है कि नहीं, टेक्स्ट बुक नहीं है, पेन नहीं है, तो हम क्या करते हैं वैसा ही बैठ जाते हैं. और मम्मी पापा को थोड़ा 1-2 दिन लाने के लिए
या कुछ हफ्ते लग गए लाने के लिए, तो हम घर का होमवर्क नहीं करते, तो उनके आपके जो टेक्स्ट बुक है, नोटबुक है, उसका आने का आपको इंतजार नहीं करना चाहिए। कोई दूसरा साधन, तो दूसरा उपाय एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, है कि नहीं। कुछ समझ लो, हर हर क्वेश्चन का ऑप्शन ऑप्शन का समझ लो, ये क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं मिल रहा है कि नहीं, तो आप, मैंने नहीं बताया था, आपको टेक्स्ट बुक में देखकर लिखना है। समझ लो ये क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं मिल रहा और ये मैंने आपको सॉल्व करने के कहा, तो आप मेरे ऊपर डिपेंड रहना नहीं रहना है, आपको टेक्स्ट बुक में सब आंसर मिल जाएंगे। वैसा ही व्यक्तिगत संग, तो लेखक ने आपको एग्जाम्पल दिया, उदाहरण समझाया कि मैं चित्रकार बना, बहुत बड़ा चित्रकार बना, चित्रकार बनने के मैं, फिर उनके पास साधन नहीं था, खेड़े गांव में उनकी पढ़ाई हुई थी, विलेज में उनके प्राथमिक शिक्षण हुआ था, और प्राथमिक शिक्षण होना खेड़े गांव में आपको पता है, प्राथमिक शिक्षण खेड़े विलेज में होने के बाद वहाँ पर कोई फैसिलिटीज नहीं रहती है, और खेड़े के मतलब विलेज के मतलब जो लोग रहते हैं वो मतलब उनको पढ़ाई का इतना ज्ञान नहीं रहता है कि नहीं। तो हमें सीखना चाहिए, हमारे पेरेंट्स को हमें बताना चाहिए कि एजुकेशन का महत्व। हाँ, तो एक ही साधन पर हमें डिपेंड नहीं रहना है, दूसरे साधन बनाने की हमें कोशिश करना चाहिए। हाँ, आता हेच पहा, श्रवण सरता सरता पाऊस कमी व्हायचा, पण नदी वाहतच असायची, आमचा कॅनव्हास म्हणजे खडक मोकळा व्हायला पार चैत्र महिना उजडायचा, तोवर काय करायचं, त्यातून आम्हाला मातीचा नाद लागला, मट्टी बनाने का, मट्टी से खेलने का उन्हें नाद लग गया। लाल भडक माऊशार माती हाताला लोण्यासारखी वाटायची, मूर्ती कराव्यात असं ठरलं, पण हा मातीचा खेळही लपून छपून करावा लागेल, कधी गोठ्याच्या मागच्या बाजूला, नाहीतर गावातील मंदिराच्या बोले जाते टाइम मराठी सबसे हिंदी और मराठी की वर्षी मैम के पास जाओ, मैम के पास जाओ, मैम तो पढ़ती है। हाँ, हाँ, मातीच्या लाल भडक मावशार माती हाताला लेण्यासारखी वाटायची, मूर्ती कराव्यात तसं ठरलं, पण हा मातीचा खेळही लपून छपून करावा लागेल, कभी गोठ्याच्या मागच्या बाजूला, गोठा मतलब जो जानवर हम जहाँ पर बांधते हैं उसके बाजू में, उसके पीछे जाकर हम माटी से जो खेल खेलते थे वो करना पड़ता था, सबके सामने नहीं करना पड़ता था, खेळणं पडतं। गावातील मंदिराच्या बकुळीच्या झाडाखाली आमचा उद्योग चालायचा, मूर्ती करून वाळत ठेवल्या की काही काळानं त्यांना तडे जाऊन ढासळायच्या, हिरवळ व्हायचा, त्यावर काहीतरी उपाय शोधायलाच हवा होता। विचार करता करता लक्षात आलं की गाईचे शेण ओला असताना जैसा असतं तसं ते वाळल्यावरही राहतं। क्या, जब वो मिट्टी से मूर्ति बनाते थे तो उसको तड़े जाते थे, चीरा गिरते थे, फिर उन्होंने सोचा कि गाय से शेन, गाय का जो गोबर रहता है, शेन रहता है, उसको मिट्टी में मिलाकर मूर्ति बनाए तो उसको तड़े जाएंगी नहीं, चीरा नहीं गिरेगा, बेग नहीं गिरेगा, त्याला तडे जात नाही। आम्ही शेण मातीत मळून घेतलं, आता मूर्ती थोड्या टिकायला लागल्या, तरी जास्त दिवस झाल्यावर बारीक सारीक तडे जाऊन ढलप्या पडायच्या, पुन्हा विचार सुरू। उसके बाद आमच्या गावात आठवडी बाजार भरायचा, मतलब हमारे गांव में हफ्ते का बाजार पड़ता था। माधू आयते कपडे विकायला यायचा, सगळा डोंगर भाग फक्त पाय वाटा, तो आपला माल घोड्यावर लादून आणायचा, नांदुकीच्या झाडाची दाट सावली पडायची, तो झाडाच्या मुळीला घोडा बांधून ठेवायचा, आम्हाला घोड्याची लीद दिसली, मतलब घोड़े का जो शेण था, गोबर था, वो हमें देखा। लीद म्हणजे घोड्याचं शेण, लीद म्हणजे काय, घोड़े के शेण को घोड़े के गोबर क्या कहते हैं, लीद। त्यात बरेच धागे दोरे दिसत होते, मतलब घोड़े के जो लीद में थे उसमें धागे दोरे ऐसे मतलब स्निग्ध था, दिसत होते। हे धागे माती धरून ठेवतील असा विचार करून आम्ही तो प्रयोग केला। आता आमच्या मूर्तींना बिलकुल तडे जात नव्हते, तेवढा आनंद झाला हे मला शब्दात सांगता येणार नाही। मी माध्यमिक शाळेत असताना क्या प्रॉब्लेम है,
सर वो हमारे वो SW हाँ SW देता मैं, बैठ बैठ बैठ, लगाओ जरा जरा। क्या लेना है? उधर से आओ, पीछे पीछे से आओ और लेके चल रहा आपके फिर नोटबुक उधर से। हे मला शब्द सांगता येणार नाही। मी माध्यमिक शाळेत असताना आर्किमिडीज या शास्त्रज्ञाचा धडा वाचला। त्याला हवं होतं ते तत्व शोधण्यासाठी मी साध्या वाटणाऱ्या गोष्टीतही ते शोधत राहायचं। ते सापडल्यावर तो नानी घरातून युरेका युरेका करत धावत सुटला। तेव्हा माझ्या लक्षात आलं की आपल्यालाही तेवढाच आनंद झाला होता तेव्हा मूर्तींना तळे जाण्याचं थांबलं होतं। आपल्यापुरता का होईना, पण एक शोध होता। मुलांनो, मी तुम्हाला एवढं सांगेन की तुमच्या प्रत्येकात आर्किमिडीज दडवलेला आहे। त्याला कायम जगत ठेवा, तुमचं आभाळ कायम आनंदाने भरलेलं राहील। तो ये 8th स्टैंडर्ड का जो मराठी का बुक था उसमें क्लास इयत्ता 8वीं का नेक्स्ट लेसन था मी चित्रकार कैसा झालो। उसमें का हमने लेखक कैसा कैसा चित्र बनाया, कौन कौन से खड़क पर उन्होंने पिक्चर निकाला, चित्र निकाला। फिर वो पिक्चर निकालने के बाद वो नदी से बहकर जाता था और पिक्चर निकालने के लिए उन्होंने किस किस साधनों को कौन कौन से साधनों को वापर किया। मुरुम का खड़ा लिया, फिर मुरुम के खड़े से जो वहाँ पर मिट्टी थी वो मिट्टी में डुबाया, फिर उससे चित्र काटने लगे। फिर उन्होंने सोचा कि इसमें हम रंग भरे, तो कुछ वनस्पति कुछ झाड़ों का रस उन्होंने क्या किया, निकाला और उसमें पानी मिलाकर उसमें कलर दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, लेखक ने क्या कहा, एक ही बात पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, हमें खुद हमारा साधन ढूंढना चाहिए। फिर ये होने के बाद लगाओ दरवाजा, आया समझ में। उसके बाद फिर कुछ उन्होंने जब नदी बहती थी तो लाल खड़क भी उस नदी के प्रवाह में डूब जाता था। डूब जाने के बाद क्या होता था, लाल भड़क मिट्टी, उन्हें मिट्टी का खेल खेलना अच्छा लगा। फिर वो मिट्टी से उन्होंने क्या बनाई, मूर्ति बनाई। फिर वो मूर्ति में क्या हुआ, तड़े जाने लगे, चेहरा गिरने लगे। फिर वो मिट्टी में उन्होंने क्या किया, गोबर गाय शेण उसमें मिलाया, फिर उसमें कुछ तड़े जाने नहीं लगे। फिर कुछ दिनों के बाद फिर उसमें से भी चेहरा गिरने लगे। आमच्या गावात आठवडी बाजार भरायचा। माधू कपड़े फिर वहाँ पर उनके गांव में आठवडी बाजार भरा करता था। और भरने के बाद क्या हुआ, आमच्या गावात आठवडी बाजार भरायचा। माधू आटे कपड़े विकायला यायचा। फिर माधू का जो घोड़ा था उसका गायचं शेण, घोड़े जो लीद थी वो मूर्ति में हम मिलाने लगे। फिर उसके बाद इस लेसन के कुछ शब्दार्थ है। शब्दार्थ आपसुक आपोआप, दुतडी भरून वाणे, ओसंडून वाणे, कानभूक हरपणे, कामात मग्न होणे, गडप, गायब, हिरमोड होणे, नाराज होणे, नांद्रू, पिंपरण आणि पिंपळ वर्गीय झाड। उसके बाद लेखकाने पाठात कलेसंबंधी सांगितलेले 2 विषय, कौन सी विषय है, चित्रकला आणि मूर्तिकला। मूर्तिकला और चित्रकला इस लेसन में हमें लेखक ने जिक्र किया था। काय ते सांगा। क्वेश्चन नंबर 2, मूर्तीला तडे जाऊ नये यासाठी लेखकाला सापडलेला उपाय, मातीमध्ये घोड्याची लीद मिसळणे। जब मिट्टी को तड़े जाते थे तो उसमें माती में क्या होता था, माती मध्ये घोड्याची लीद मिसळणे। लेखकाचा कॅनव्हास, पाण्याच्या प्रवाहामुळे गुळगुळीत झालेला सपाट भाग, लांब रुंद भाग। उसके बाद आकृतिबंध,
लेखकाने त्यांच्या खेळाचे सांगितलेले विशेष. कौन कौन से विषय? निसर्ग. लेखक का खेड़ा कैसा था? निसर्गरम्य और सुसंस्कृत. नेक्स्ट, लेखकाच्या खेळाचे सौंदर्य वाढवणारे घटक. मतलब लेखक के खेड़े में कौन कौन से नेचर के प्लेस थे? तो घनदाट जंगल, दुथडी भरून वाहणारी नदी, निळे डोंगर, हिरवी राने. उसके बाद योग्य जोड्या लावा. पिवळा, जांभळा, भगवा, हिरवा. पीले रंग से क्या बनाते थे वो? काटेसा वरील फुलातील परागकण. जांभळा, जांभळे का क्या? झाडाच्या पानापासून क्या बनाते थे? काटेसावरील झाडाचे परागकण. पिवळा, दगडांपासून. भगवा, झाडांच्या पानापासून. आणि हिरवा, सेंद्रिय झाडांच्या बियांपासून. एका शब्दात उत्तरे लिहा. बांबूच्या कोळ्या काडीपासून तयार व्हायचा. बांबूच्या कोळ्या काडीपासून काय तयार व्हायचा? ब्रश. चित्र काढण्यासाठी वापरला जाणारा कागद, कॅनव्हास, खडक. लाल भडक मातीपासून तयार केल्या जायच्या मूर्ती. ओला असताना जसं असतं तसं वाळल्यावरही राहतं गाईचं शेण. समझा? उसके बाद ये आपने करना है. खाली दिलेल्या शब्दात नामे विशेषणे ओळखून योग्य जोड्या लावा. नामे कौन कौन से? इसमें निळे, ये निळे, हिरवी और दाट. ये क्या है? नाम. निळे काय आहे? डोंगर. हिरवी काय आहे? राने. आणि दाट काय आहे? सावली. ये नाम और विशेषणे आपने सिक्वेन्स से लगाना है. विविध झाडापासून तयार केले जातात त्यांची आंतरजालाने माहिती मिळवा. विविध झाडापासून रंग तयार केले जातात उसकी माहिती मिळाना है. पिवळा, पिवळा रंग कैसे बनता है? हळद, हरभरे, बेसन. तांबड़ा, मेहंदी, काट. जांभळा, जाम्बुल. तो आपको ये लेसन समझ में आया होगा. ये क्वेश्चन का होमवर्क, ये लेसन का होमवर्क आपने 23 तारीख को लाकर दिखाना है. नोटबुक में करना है. नेक्स्ट लेसन में देखेंगे हम चैप्टर नंबर 3. तब तक ये होमवर्क आपने कंप्लीट कर लाना है. ओके, थैंक यू.